डिराइव होकर के निकला है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ से निकला है। The word statistics derived from Latin word status से आया है हमारा statistics, Italian word statista से आया है हमारा statistics, और जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक से आया है हमारा स्टैटिस्टिक्स, और ग्रीक वर्ड स्टैटिस्टिक्यू से आया है हमारा स्टैटिस्टिक्स। और इन सब का मतलब ही मैंने यहाँ पे लिखा है साइड में, क्या होता है, पॉलिटिकल स्टेट। पॉलिटिकल स्टेट का मतलब क्वांटिटेटिव टर्म में जो कोई चीज होती है तो वो हमारी स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। अगर मैं किसी लेमैन से पूछूं कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है तो वो लेमैन बोलेगा जो भी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है, जो भी क्वांटिटेटिव टर्म है, वो मेरी स्टैटिस्टिक्स है। जबकि ये स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग भी क्या है, अधूरा है। होती तो स्टैटिस्टिक्स क्वांटिटेटिव टर्म में है, लेकिन आज इस अधूरे मीनिंग को हम क्या करने वाले हैं, पूरा करने वाले हैं। इस पॉलिटिकल स्टेट का मतलब शायद आपको एक ही क्लास में समझ ना है, लेकिन जैसे जैसे आप स्टेट्स में आगे बढ़ते चले जाएंगे आपको पता चल जाएगा ये पॉलिटिकल स्टेट्स क्या है। ओके, तो आइए आगे चलते हैं। ये तो बात थी डेरिवेशन की कि जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड है कहाँ कहाँ से डिराइव हुआ है। ये 4 कंट्रीज हैं जिन्होंने हमें क्या दिया था, स्टैटिस्टिक्स का वर्ड को डिराइव किया था। जिन्होंने क्या किया था, स्टैटिस्टिक्स के वर्ड को डिराइव किया था। ओके, तो अब बात कर लेते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स होता है ना, वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके का होता है। स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन, मीनिंग हम एक ही पढ़ेंगे, लेकिन अलग अलग बंदा अलग अलग तरीके से स्टैटिस्टिक्स को लेकर के चलता है। जैसे मैंने आपको एक एज अ लेमैन बोलूं, अगर कोई पूछे तो क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स एक क्वांटिटेटिव टर्म है, ठीक है। लेकिन वहीं मैं अगर किसी क्रिकेट के फैन से पूछूं या किसी क्रिकेटर से पूछूं, बताओ भाई स्टैटिस्टिक्स क्या है तुम्हारी लैंग्वेज में, बॉल कितनी तेजी से आ रही है, बैट उस पर कितना लगेगा, कितना स्कोर बनेगा हमारे उससे, कि क्रिकेटर कितना स्कोर बनाता है, इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन क्रिकेट से निकल कर आती है वो सारा क्या है, क्रिकेट के लिए, क्रिकेटर्स के लिए क्या है, स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स अगर क्रिकेटर के लिए देखा जाए तो क्या होता है, वो सारी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, वो सारा न्यूमेरिकल डाटा जो क्रिकेटर एक स्कोर करता है, या उसकी बॉल की तेजी कितनी गति से आ रही है, ये सारी हमारे क्रिकेटर के लिए क्या है, एक स्टैटिस्टिकल है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स है। और अगर वहीं पे किसी एनवायरमेंटलिस्ट से पूछूं स्टैटिस्टिक्स क्या है आपके लिए, पॉल्यूशन की क्वांटिटी कितनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन की कितना हार्मफुल है हमारे लिए पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन गैसेस कितनी भी एटमॉस्फेयर में कितनी पॉल्यूशन गैसेस है या उनकी क्वांटिटी कितनी है, एनवायरमेंटलिस्ट के लिए क्या है, हमारा स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स अगर मैं एनवायरमेंटलिस्ट के लिए देखूं तो वो क्या होता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन उससे मिलती है क्वांटिटी ऑफ पॉल्यूशन के बारे में या कोई भी अदर हार्मफुल गैस के बारे में एटमॉस्फेयर में, वो एनवायरमेंटल के लिए स्टैटिस्टिक्स है। यानी कि न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन उसकी ब्रांच से रिलेटेड मिलती है, वो उसके लिए क्या हो जाता है, स्टैटिस्टिक्स हो जाता है। जैसे वेदर डिपार्टमेंट से मैं जाके पूछूं आप लोगों के लिए स्टैटिस्टिक्स क्या है, वो बोलेगा मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, या सनराइज का जो टाइम है, यानी कि न्यूमेरिकल डाटा जितनी भी इंफॉर्मेशन रखता है हमारे टेम्परेचर से रिलेटेड, वो वेदर डिपार्टमेंट के लिए हमारी क्या हो जाएगी, स्टैटिस्टिक्स हो जाएगी। अगर शेयर ब्रोकर से पूछूं, जितनी भी इंफॉर्मेशन उसकी होती है, शेयर प्राइस जो भी बढ़ रहे हैं घट रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो हमारी क्या है, स्टैटिस्टिक्स है। तो आप लोगों ने क्या देखा, स्टैटिस्टिक्स क्या है, न्यूमेरिकल टर्म से ली जा रही है, यानी कि क्वांटिटेटिव डाटा को बता रही है। क्वांटिटेटिव डाटा के साथ साथ वो कंपेयर भी करती है। शेयर ब्रोकर में हमने देखा था कि इंफॉर्मेशन लेंगे शेयर प्राइस के बढ़ने या घटने की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग, यानी कि इस दिन इतना बड़ा, इस दिन इतना बड़ा, इस तरीके से न्यूमेरिकल डाटा देता है हमारा स्टैटिस्टिक्स। हमने यहाँ पे देखा डिफरेंट मीनिंग डिफरेंट पीपल के लिए स्टैटिस्टिक्स के क्या क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो जो मीनिंग दिए गए हैं वो 2 सेंसेस में बात की गई है। पहला सेंस है प्लूरल सेंस, दूसरा सेंस है हमारा सिंगुलर सेंस। हम दोनों सेंसेस पढ़ने वाले हैं। प्लूरल सेंस में अगर बात करें तो सिर्फ क्या होती है, जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन मिलती है, जो स्टैटिस्टिकल डाटा हमारे सामने आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लूरल सेंस बोलते हैं। जो भी स्टैटिस्टिकल डाटा हमारे साथ सामने आता है या फिर जो भी न्यूमेरिकल क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, वो क्या है, हमारी प्लूरल सेंस का पार्ट बन जाती है। और सिंगुलर सेंस क्या होती है, स्टैटिस्टिकल जितने भी मेथड्स किए जाते हैं, यानी कि जो इंफॉर्मेशन मुझे प्लूरल सेंस ने दी है, उस जब वो कोई मेथड उनके साथ डील करना स्टार्ट कर देता है तो वो हमारा क्या होता है, सिंगुलर सेंस होता है। यानी कि प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिकल डाटा यानी कि न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन आती है, सिर्फ उसे प्लूरल सेंस बोला जाता है। और सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिकल मेथड्स आते हैं, वो सारे मेथड जो इन इंफॉर्मेशन के साथ डील करते हैं वो हमारे सिंगुलर सेंस में आते हैं। तो अब हम इन्हें एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं, आइए।
पहले बात की गई है प्लूरल सेंस की। अगर मैं प्लूरल सेंस की बात करूं तो इसमें आपको बहुत अजीब और गरीब वर्ड्स मिलेंगे जब मैं मीनिंग समझाऊंगी, लेकिन हम एक एक वर्ड को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको पूरा समझ आ जाएगा कि प्लूरल सेंस क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स हमारे दो सेंस में बांटा गया है, प्लूरल सेंस एंड सिंगुलर सेंस। जो प्लूरल सेंस है वो क्या होता है, जो भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन आई वो हमारा प्लूरल सेंस का पार्ट बनेगा, और जितने भी मेथड्स डील करते हैं हमारी उस इंफॉर्मेशन के साथ उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर सेंस। सिंपल, ठीक है। अब प्लूरल सेंस को डिटेल में पढ़ते हैं। इन द प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स रेफर टू द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स affected to a market extent by multiplicity of causes, numerically expressed, numerated or estimated according to standard of accuracy, collected in a systematic manner for predetermined purpose and placed in relation to each other. अब आप बोलेंगे हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया, क्या बोला है आपने, मैंने पहले मीनिंग आपको समझाना ही नहीं है, जैसे हम इकोनॉमिक्स में करते थे, पहले हम अंदर की डिटेल जानते थे उसके बाद मीनिंग पे आते थे, ऐसे ही हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स से हम मीनिंग पे जाएंगे। कुछ मीनिंग का पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ही कहलाता है, मतलब मीनिंग से कैरेक्टरिस्टिक्स से मीनिंग निकलता है। तो आइए पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। जैसे आपको दिख रहा है अपनी स्क्रीन पे कि कितने सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लूरल सेंस के। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल एक्सप्रेस, statistics should be collected with reasonable standard of accuracy, collected for a predetermined purpose, collected in a systematic manner, statistics should be placed in relation to each other। तो अब इसे एक्सप्लेन करते हैं। पहला है हमारा एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। देखिए एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का मतलब क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स नंबर ऑफ फैक्ट्स होता है, यानी कि एक सिंगल वैल्यू, एक सिंगल फिगर हमारी स्टैटिस्टिक्स नहीं बताती है। एक कॉलेज में 1000 बच्चे पढ़ते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाया जाएगा। अगर वहीं आ गया कि उस कॉलेज में 300 बच्चे आर्ट्स में हैं, 400 बच्चे कॉमर्स में हैं, 300 बच्चे साइंस में हैं, तो वो स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। तो आप लोगों ने क्या देखा, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स यानी कि नंबर ऑफ फैक्ट्स होते हैं, यानी कि एक उसमें बहुत सारे फिगर्स होती हैं। ये नहीं कहोगे सिंगल फिगर्स आपकी क्या बताएगी, स्टैटिस्टिक्स बताएगी, बिल्कुल भी नहीं होने वाला ऐसा कि सिंगल फिगर आपकी स्टैटिस्टिक्स बताए, ठीक है। उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ फैक्ट्स होते हैं। जैसे मैंने इसमें एग्जांपल डाल रखा है कि 1000 स्टूडेंट है एक कॉलेज में, ये स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं देता है, लेकिन वहीं आ गया 300 स्टूडेंट आर्ट्स फैकल्टी में है, 400 स्टूडेंट कॉमर्स में है, 300 साइंस में है, तो ये हमारा स्टैट्स बन गया, ठीक है। जैसे कि आप लोगों की क्लास में 100 बच्चे हैं, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगा, लेकिन 60 बॉयज है, 40 गर्ल्स है, ये क्या कहलाएगा, हमारा स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। तो आ गया समझ एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स क्या होता है, जब बहुत सारे नंबर मिल जाते हैं, कंपैरिजन होता है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स कहलाते हैं। एक सिंगल नंबर, एक आइसोलेटेड फिगर हमारी स्टैटिस्टिक्स नहीं बनाती है, वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। अब क्या है, एक ही चीज बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट करती है, ठीक है। अगर मैंने डिमांड चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया था और आपको थोड़ा बहुत डिमांड याद होगा, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पढ़े थे, जिसमें हमने क्या देखा था, वो प्राइस से भी इफेक्ट हो रहा था, वो इनकम से भी इफेक्ट हो रहा था, वो टेस्ट एंड प्रेफरेंस से भी इफेक्ट हो रहा था। तो आपने क्या देखा, डिमांड बहुत सारी चीजों से इफेक्ट होता है। तो ऐसे ही हर चीज के पीछे क्या होता है, सिंगल फैक्टर नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, और आप सिंगल फैक्टर को स्टडी करके उसका स्टैटिस्टिक्स नहीं निकाल सकते। ओके, आपकी सारे फैक्टर्स की स्टडी होती है, उसके बाद उसका स्टैटिस्टिक्स निकलता है। देख लीजिए क्या होता है, अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। कहने का मतलब यही है कि एक चीज के पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, एक चीज के बहुत सारे फैक्टर होते हैं। एक प्राइस बढ़ रहा है किसी चीज का, तो उसके पीछे सिर्फ प्राइस का स्टैटिस्टिक्स नहीं छुपा होता, उसके पीछे ये भी होता है कि किस वजह से वो प्राइस बढ़ रहा है। कुछ भी रीजन हो सकता है उसके प्राइस के बढ़ने का, बहुत सारे कॉजेज होते हैं। क्या पता सप्लाई कम हो रही हो इसलिए प्राइस बढ़ रहा हो, क्या पता डिमांड बढ़ रही हो इसलिए प्राइस बढ़ रहा हो, क्या पता पावर हमारी शॉर्टेज हो रही हो इसलिए प्राइस बढ़ रहा हो, क्या पता लोगों की वेजेस बढ़ानी पड़ रही है इसलिए उस चीज का प्राइस बढ़ रहा है। तो आप सिंगल फैक्टर पे नहीं देख सकते उस चीज को, बहुत सारे फैक्टर उससे अफेक्ट करते हैं। जो स्टैटिस्टिक्स निकलता है वो सिंगल फैक्टर पे नहीं निकलता, वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस पे निकलता है। फैक्ट जो होता है वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस से होता है, एक सिंगल फैक्टर से नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको इसमें समझाया है, स्टैटिस्टिक्स आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी सिंगल फैक्टर बट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर। स्टैटिस्टिक्स किसी एक सिंगल
फैक्टर से इफेक्ट नहीं होता है, बहुत सारे फैक्टर से होता है, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप की बात करिए इसने, जैसे राइस का निकाल रही हूं मैं, राइस इज अफेक्टेड बाय, अब राइस है, राइस उगानी है, राइस का स्टैटिस्टिक्स निकालना है। अब राइस में कुछ कमी आ गई, सालों साल कमी आ रही है या फिर बढ़ रही है, तो वो सिर्फ एक फैक्टर पे इफेक्ट नहीं करती। राइस किस किस पे इफेक्ट कर रही है, रेनफॉल पे, फर्टिलाइजर पे, सीड पे, मेथड ऑफ कल्टीवेशन पे, और बहुत सारी चीजें जिसमें हमारी राइस इफेक्ट करती है। तो अगर स्टैटिस्टिक्स में चेंज आ रहा है तो हम सिर्फ एक फैक्टर की स्टडी नहीं करते। इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी सेपरेटली द इफेक्ट ऑफ ईच ऑफ दिस फोर्सेस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ राइस। मैं अलग अलग नहीं देखूंगी, हाँ भाई रेनफॉल अलग देखी, फर्टिलाइजर अलग देखा, सीड्स अलग देखी, नहीं, ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज होते हैं इसमें, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स हमारा सिंगल फैक्टर से इफेक्ट नहीं होता, बहुत सारे कॉजेज इसके पीछे छुपे होते हैं, जिसकी वजह से मेरा स्टैटिस्टिक्स हिलता है या स्टैटिस्टिक्स इफेक्ट करता है, ठीक है। ये तो हमारा सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। ये तो मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ, और आप किसी से भी पूछेंगे स्टैटिस्टिक्स क्या होता है तो वो छूटते ही बोल देगा क्वांटिटेटिव टर्म को स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है, जबकि वो डेफिनेशन, वो मीनिंग क्या है उसके लिए आधा है, हम उसको पूरा करेंगे कि नहीं, न्यूमेरिकल होने के साथ साथ वो बहुत सारी चीजें और भी होती है जिसे स्टैट्स बोलते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स एंड न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। स्टैट्स क्या होता है, नंबर्स में होता है, ये लड़का बड़ा है, ये लड़का छोटा है, ये पुअर है, ये रिच है, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाता है जब तक वो नंबर्स के टर्म में ना आ जाए। करण छोटा है, अर्जुन बड़ा है, ये कोई स्टैटिस्टिकल सेंस नहीं दे रहा है। अगर मैं बोलूं करण की हाइट 5 फीट है और अर्जुन की हाइट 6 फीट है, तो ये हमारा स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। गॉट इट, कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेस होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड विद रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। जब मैं स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट कर रही हूँ तो वो क्या होना चाहिए, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रखता है, रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होनी चाहिए उस टाइम पे, यानी कि उसका कोई पर्पस होना चाहिए करने का, वो एक्यूरेट होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी डाटा उठा के हमने कलेक्ट कर लिया हो गया बस, एक्यूरेट डाटा होना चाहिए, यानी कि उसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, एक्यूरेट यानी कि सही डाटा होना चाहिए, एक्यूरेट रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी होनी चाहिए उसकी कलेक्ट करते टाइम। एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करती है, कि मेरा क्या पर्पस है इन्वेस्टिगेशन का, क्या नेचर है, किस तरीके से मैं इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ, कितना साइज है, क्या वो बड़ा साइज है या छोटा साइज है, अवेलेबल रिसोर्सेज, किस तरीके के रिसोर्सेज है मेरे पास, यानी कि डाटा जो स्टैटिस्टिक्स से कलेक्ट होगा वो क्या होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। आप लोगों ने जनगणना का नाम सुना होगा, उसमें जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो घर जा जाकर क्यों किया जाता है, वो इसीलिए किया जाता है कि रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी होना चाहिए, यानी कि डाटा एक्यूरेट होना चाहिए। अगर मेरे घर आके मेरे घर की कोई डिटेल लेता है तो वो डाटा ऑब्वियस है, अगर मैं ही खुद ही दे रही हूँ तो वो क्या है, एक्यूरेसी देगा हमें वो डाटा, तो वो भी स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। गॉट इट। नेक्स्ट है हमारा स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। जब हम स्टैटिस्टिक्स करते हैं यानी कि डाटा को कलेक्ट करते हैं तो वो किसके लिए करते हैं, एडवांस में कोई ना कोई पर्पस होता है हमारा, उसके लिए किया जाता है। अगर कोई पर्पस नहीं है और मैं डाटा कलेक्ट कर रही हूँ तो उसका तो कोई यूजफुलनेस ही नहीं रह जाएगा, किसी काम का नहीं रह जाएगा हमारा वो डाटा, ठीक है। इसलिए जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, प्री डिटरमाइंड पर्पस के लिए कलेक्ट किया जाता है। मान लो जैसे बोला गया है कि इस विलेज के फार्मर्स, सारे फार्मर्स की क्या करनी है, हमें डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है। विलेज के फार्मर्स की क्या करनी है, हमें डाटा कलेक्ट करना है, हमें बोला गया है, तो हम क्या करेंगे, इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ पर्पस होगा कि हमें देखना है कि उनकी इकोनॉमिक पोजीशन कैसी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड जो उनके बीच में दी गई है वो सही है कि नहीं है, जो टोटल पॉपुलेशन है वहां पर वो कितनी है, ये सब हमें क्या करना है, हमारा ये प्री डिटरमाइंड पर्पस है जब ये डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। अगर ऐसा कोई पर्पस नहीं होता तो ये डाटा कलेक्ट करने का कोई फायदा भी नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्टैटिस्टिकल आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। अगर डाटा को सिस्टमैटिक मैनर में मैं कलेक्ट नहीं करूंगी तो वो डाटा हॉच पॉच यानी कि बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा और एक्यूरेसी नहीं देगा, वो डाटा एक्यूरेट नहीं होगा फिर, ठीक है। तो इसलिए डाटा को क्या करना चाहिए, सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट करना चाहिए। उसको कलेक्ट करने से पहले हमें क्या कर लेना चाहिए, प्लान बना लेना चाहिए, ठीक है। अगर वो डाटा गलत तरीके से कलेक्ट किया गया तो वो क्या देगा, मुझे एक्यूरेसी नहीं देगा, इसलिए डाटा को कलेक्ट करने से पहले हम फुल फ्लेज प्लान बना के डाटा को कलेक्ट करना चाहिए, नहीं तो वो डाटा हमारी एक्यूरेसी खो देगा, एक्यूरेट नहीं होगा वो डाटा। स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। अब ये पॉइंट क्या कहता है हमारा, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा इज जनरली डन विद द मोटिव टू कंपेयर। आपने अब तक
तक देखा कि जितना भी डाटा है वो किसके लिए किया जाता है, कंपैरिजन के लिए किया जाता है। मैंने आपको बोला था न्यूमेरिकल टर्म में तो होता ही होता है, और वो न्यूमेरिकल टर्म में क्यों होता है कि उस डाटा को क्या किया जाए, फिर कंपेयर किया जाए। और कंपैरिजन के लिए वो डाटा कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। मान लो कि मेरा तो हाइट ले रहे हैं और मेरे को जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं उसका वेट ले रहे हैं, यानी कि दोनों चीजें क्या ले रहे हैं, हिट्रोजीनियस है। मान लो मेरी तो हाइट ली जा रही है और मेरे साथ जिसको कंपेयर किया जा रहा है उसका वेट लिया जा रहा है। मेरे को बोल रहे हैं ये 5 फीट की हाइट है और जो वेट है वो 50 kg है किसी दूसरे बंदे का। तो क्या ये डाटा हमारे स्टैटिस्टिक्स में आएगा? नहीं आएगा। यानी कि जो रिलेशन दोनों के बीच में एक तरीके का रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर मेरी हाइट ले रहे हैं तो दूसरे का भी क्या लेनी चाहिए, हाइट ही लेनी चाहिए। यानी कि डाटा एक तरीके से होमोजीनियस होना चाहिए, हेट्रोजीनियस नहीं होना चाहिए। कंपैरिजन, जब दो चीजों में कंपैरिजन होता है तो वो होमोजीनियस चीजों में कंपैरिजन होता है, कभी भी हेट्रोजीनियस में नहीं होता कंपैरिजन। ये चीज याद रखना। ये तो बात हो गई हमारी प्लूरल की, जिसके आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बता दी है। अब आप डेफिनेशन खुद ही समझ जाएंगे। लीजिए डेफिनेशन पे आ गए हम फिर से। क्या कह रहा है मीनिंग, इन द प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। पता है ना एग्रीगेट फैक्ट्स क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं हमारे, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होते हैं। यानी कि सिंगल नंबर हमारा स्टैटिस्टिक्स नहीं बताता। नंबर ऑफ फैक्ट्स, बहुत सारे नंबर मिलके हमारे क्या बनाते हैं, स्टैटिस्टिक्स बनाते हैं। अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय, और हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है वो किससे अफेक्ट होता है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस से होता है, सिंगल कॉज से नहीं होता। स्टैटिस्टिक्स न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होता है, न्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड होता है, यानी कि एक्यूरेट होता है डाटा हमारा। कलेक्ट किया जाता है सिस्टमैटिक मैनर पे, किसके लिए, फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पस के लिए, जो कि कहाँ प्लेस किया जाता है, इन रिलेशन टू ईच अदर, यानी कि आपसी में उनके जिस बीच में कंपैरिजन किया जाता है उन दो चीजों में क्या होना चाहिए, आपस में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। तो ये था हमारा स्टैटिस्टिक्स। अभी तक हमने पढ़ा प्लूरल सेंस के बारे में, अब हम पढ़ते हैं सिंगुलर सेंस के बारे में। याद करिए मैंने सिंगुलर सेंस में आपको क्या बताया था। क्या होता है सिंगुलर सेंस, वो जितने भी मेथड होते हैं जो इंफॉर्मेशन से डील करते हैं वो सारे हमारे सिंगुलर सेंस में आते हैं। तो आप कह सकते हैं ये एक तरीके से स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी है। तो देखिए क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस में भी डिफाइंड एज द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। यानी कि जब हम न्यूमेरिकल डाटा को कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स एज अ मेथड या फिर सिंगुलर सेंस बोलते हैं। इसमें 5 स्टेजेस हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने एक एक करके सारी स्टेज, फिर आपको मीनिंग और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहला है, आप कह सकते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टैटिस्टिक्स के सिंगुलर सेंस में। तो सबसे पहले बात करते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी कि डाटा को कैसे कलेक्ट किया जाए। 2 मेथड होते हैं हमारे डाटा को कलेक्ट करने के लिए, मतलब मेथड्स बहुत सारे होते हैं। 2 मेथड मैंने डाले हैं, सेंसस और सैंपल टेक्निक। सेंसस यानी कि अब एक एक इंडिविजुअल के ऊपर अच्छे से रिसर्च करें, उसे अच्छे से वो करें, जो कि आपकी जनगणना होती है घर घर जा करके, वो तो हो गया सेंसस। सेकंड है हमारा सैंपल टेक्निक। सैंपल टेक्निक क्या होता है, रैंडमली किसी को उठा लिया और उसके बाद क्या कर दिया, अपना स्टैटिस्टिक्स डाटा कलेक्ट कर लिया उसी से। ठीक है, ये आप डिटेल में पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट चैप्टर यही है कलेक्शन ऑफ डाटा, उसमें आपको मैं डीप में बताऊंगी इसे। तो आप कलेक्शन ऑफ डाटा यानी कि डाटा को जिस तरीके से कलेक्ट किया जाता है, जो मेथड यूज करके, जो टेक्निक यूज करके डाटा को कलेक्ट किया जाता है, उसे हम कलेक्शन ऑफ डाटा बोलते हैं। इट इज द मेन एंड फर्स्ट स्टेप इन स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी में। ये फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले डाटा कलेक्ट किया जाता है। टेक्निक ऑफ डाटा डिपेंड अपॉन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। टेक्निक, कौन सी टेक्निक यूज करनी है डाटा को कलेक्ट करने के लिए, वो डिपेंड करता है कि स्टडी क्या है, किस तरीके की स्टडी है, किस तरीके का डाटा मुझे कलेक्ट करना है, ऑब्जेक्टिव क्या है उस डाटा को कलेक्ट करने के पीछे। ओके, जब मैंने डाटा को कलेक्ट कर लिया, अब उस डाटा को मुझे ऑर्गेनाइज भी तो करना होगा, कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज वे में रखना होगा। तो वो हम टेलीबार्स का यूज करते हैं और बहुत सारे तरीके से मैं ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ उस डाटा को। डाटा इज ऑर्गेनाइज इन अ प्रॉपर फॉर्म विच इन्वॉल्व्स एडिटिंग, या तो एडिटिंग कर दो या फिर क्लासिफिकेशन कर दो, अलग अलग कर दो डाटा को, कि जैसे कि मुझे जनगणना करनी है तो अलग अलग कर दो। जैसे मेरे पास पूरा फरीदाबाद दे रखा है तो मैंने फरीदाबाद के सारे सेक्टर क्या कर दिए, क्लासिफाई कर दिए, अलग अलग कर दिए, या फिर मैन वुमेन अलग अलग कर दी, यानी कि क्लासिफिकेशन और एडिटिंग की जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। उस डाटा को इजी तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या कर देते हैं, टेबल, ग्राफ और डायग्राम में बना लेते हैं। क्लासिफिकेशन के बाद हम डाटा को सुटेबल मैनर में अच्छे से समझने के लिए, कि सबको अच्छे से समझ आ जाए, इजी तरीके से
प्रेजेंट करने के लिए हम उसे किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, टेबल में, ग्राफ में या फिर डायग्राम में प्रेजेंट कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनालिसिस ऑफ डाटा। उसके बाद जब डाटा हमारा क्लासिफाई हो गया है, अब डाटा मेरा प्रेजेंटेशन में चला गया है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हो चुकी है, तो उसके बाद क्या करती हूँ, सिंपल मैथमेटिकल टेक्निक यूज करके उस डाटा को एनालाइज करती हूँ, यानी कि खुद चेक करती हूँ। जैसे कौन कौन सी टेक्निक का यूज करके, कोरिलेशन, एवरेजेस, परसेंटेज निकाल के उस डाटा को क्या करती हूँ, एनालाइज करती हूँ। जब डाटा मेरा एनालाइज हो गया तो उसके बाद स्टैटिस्टिकल थिंकिंग स्किल और एक्सपीरियंस को यूज करके उस एनालाइज डाटा को इंटरप्रेट किया जाता है, यानी कि कंक्लूजन निकाला जाता है, फाइनल कंक्लूजन निकाला जाता है उस एनालाइज डाटा को यूज करते हुए। तो ये लास्ट स्टेप है हमारा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। अब मैंने आपको प्लूरल भी बता दिए और सिंगुलर भी बता दिए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस में। वैसे तो मुझे लगता है कि मुझे अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल गया है। अगर आपको दोनों टॉपिक समझ आ गए हैं अच्छे से तो आप डिफरेंस खुद बना सकते हैं। फिर भी देख लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स एंड प्लूरल सेंस डील विद न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था। प्लूरल सेंस किसको बताता है, सिर्फ न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन को बताता है। सिंगुलर सेंस किसको बताता है, बहुत सारे मेथड्स और टूल्स को बताता है, ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स प्लूरल सेंस में डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है, पूरा डिस्क्राइब करता है। सिंगुलर में क्या बताता है, वो टूल्स ऑफ एनालिसिस बताता है सिर्फ। और स्टैटिस्टिकल इन प्लूरल सेंस इज ऑफन अ रॉ स्टेट। स्टैटिस्टिक्स हमें क्या देता है, डाटा रॉ स्टेट में दे देता है सिर्फ, मतलब न्यूमेरिकल टर्म्स हमें दे दी सारी, ठीक है। और सिंगुलर क्या करता है, उस डाटा को प्रोसेस करता है, उस रॉ डाटा को आगे तक ले जाता है और प्रोसेस करता है। स्टैटिस्टिकल इन प्लूरल सेंस इज क्वांटिटेटिव। जो डाटा मुझे प्लूरल सेंस में मिलेगा वो पूरे तरीके से क्वांटिटेटिव होता है, और जो मुझे सिंगुलर सेंस में मिलेगा वो डाटा ऑपरेशनल